एक घर के अंदर दो बुजुर्ग दंपत्ति आपस में बात कर रहे थे। उम्र तो काफी ज्यादा थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था, जिस दुख को लेकर एक दूसरे से अपने दुख को साझा कर रहे थे। उनका एक इकलौता बेटा था और उसकी जो पत्नी होती है, पिछले 14 साल से लगातार वो उनके बेटे पर केस डाले जा रही है। ना तो उसे तलाक दे रही है और ना ही उसके साथ रह रही है। इस बात को देखकर माता पिता बड़े ही दुख होते हैं और एक दूसरे को संभाल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनकी उस बहू का फोन उस माँ के फोन पर आ जाता है, जो कि इतने दिनों से अपने मायके में रहकर उनको टॉर्चर कर रही थी। जैसे ही फोन आता है तो उसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है वो फोन उठाती है और इधर से उनकी बहू रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कारण था जो उनकी बहू उनसे फोन पर माफ़ी मांग रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर माता पिता हैं। एक उनका इकलौता लड़का है जो कि पढ़ाई लिखाई करके अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। धीरे धीरे जब वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसका बीएसएफ में नंबर आ जाता है और उसके बाद वह बीएसएफ की नौकरी करने लगता है। जैसे ही बेटा नौकरी लगता है तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे की शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि प्रभाकर इन दोनों का इकलौता लड़का है और इसके अलावा इनको कोई भी संतान नहीं है। यानी कि ना तो इनके पास कोई बेटी है ना कोई बेटा है, केवल इकलौता प्रभाकर ही है जिसके सहारे ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पिता ने अब तक प्राइवेट कंपनियों में काम किया है, कुछ घर की पुश्तैनी जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी होकर अच्छी खासी इनकम हो जाया करती थी। लेकिन बेटा जैसे बड़ा होता है तो उसके बाद वह बीएसएफ में लग जाता है। अब माता पिता जो होते हैं वह अपने बेटे की शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। जब प्रभाकर को पता चलता है कि माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और माता पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढ देते हैं। लड़की का नाम होता है प्राची। प्राची जो कि ग्वालियर के पास की ही रहने वाली थी, एक गांव की। और वहां से जब प्रभाकर के माता पिता प्राची को देखते हैं तो देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं। प्राची का फोटो प्रभाकर को भी दिखाया जाता है तो प्रभाकर को भी वो लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि फिलहाल वो ड्यूटी पर था और जैसे ही उस फोटो को देखता है तो वह भी उसे पसंद कर लेता है और माता पिता रिश्ता पक्का करा देते हैं। इसके बाद दोनों परिवार वाले मिलजुल कर एक निश्चित तारीख निकालते हैं और उस तारीख पर प्राची और प्रभाकर की शादी करा दी जाती है। और शादी के बाद जो प्राची होती है वो प्रभाकर के घर में दुल्हन बनकर आती है। अब जैसे शादी हुई थी तो शादी के बाद जो प्रभाकर होता है वह अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ घर में अच्छा समय व्यतीत करने लगता है। माता पिता अपनी बहू को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। इधर प्रभाकर भी अपने माता पिता की खुशी को देखकर बड़ा ही खुश होता है और वह भी अपनी पत्नी से बड़े ही प्यार से बातें करता है और उसके साथ प्यार से रहने लगता है। फिलहाल तो प्राची भी अच्छी तरह से बिहेव करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे प्रभाकर की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसके बाद जो प्रभाकर होता है वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। कुछ दिनों जब वहां पर ड्यूटी करता है तो उसे अचानक से खुशखबरी मिलती है कि उसकी पत्नी जो प्राची थी वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और कुछ दिनों बाद उसको बच्चा होने वाला है। तो इसी वजह से जो प्रभाकर होता है अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी और लेता है अपनी पत्नी के पास जाने के लिए और अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने के लिए, क्योंकि ये प्रभाकर के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। बाप बनना एक बहुत बड़ी खुशी होती है दोस्तों। तो इसी वजह से प्रभाकर वहां से सीधा अपने घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जो प्रभाकर की पत्नी होती है उसको कोई बात ऐसी बुरी लग जाती है जिसके चलते दोनों पति पत्नी में विवाद हो जाता है। अब जब पति पत्नी में विवाद होता है तो उसके बाद ये विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और इसको लेकर जो प्रभाकर के माता पिता हैं वह अपनी बहू प्राची को समझाने लगते हैं, क्योंकि प्रभाकर उनका इकलौता बच्चा था तो इसी वजह से उसे लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया था। और यहाँ पर प्रभाकर ने कोई ऐसी बात अपनी पत्नी प्राची को कह दी थी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। इसके बाद प्रभाकर उससे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता है। इधर जो प्राची होती है वह बार बार उस बात को लेकर बड़ा इश्यू बना देती है और यहां से लड़ाई करके रूठकर अपने मायके चली जाती है। जब प्रभाकर की पत्नी प्राची रूठकर मायके चली गई थी तो उसके बाद प्रभाकर के माता पिता अपने बच्चे को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं किया करते, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में अक्सर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाया करता है, तो तू ऐसा कर जाकर अपनी पत्नी को मना ला, कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाया करती है घर में नोक झोंक, लेकिन वहां पर जाकर तू माफी मांग लेना। इसके बाद जब माता पिता इस बात को कह देते हैं तो प्रभाकर भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वहां से अपनी पत्नी के मायके पहुंच जाता है अपनी
पत्नी को मनाकर वापस लाने के लिए। लेकिन प्राची जैसी वहां पर जाती है और उसके माता पिता और उसके भैया भाभी ये देखते हैं कि प्राची नाराज होकर आई है, तो उसके बाद जब उससे बात करते हैं तो प्राची भी ढेर सारी उल्टी सीधी बातें प्रभाकर के बारे में अपने परिवार वालों को बता देती है। और इसके बाद जैसे प्रभाकर वहां पर पहुंचता है तो उसकी ससुराल में गालियों के साथ स्वागत किया जाता है और उसको बुरी तरह से धमकाया जाता है। प्रभाकर बहुत ज्यादा बात को संभालने की कोशिश करता है और वह अपनी सास से, अपने ससुर से कहता है कि माँ बाबूजी कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी पत्नी से माफी मांगकर अपनी पत्नी को मनाकर ले जाऊंगा। लेकिन माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं पर प्राची भी इन सभी चीजों को देख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने पति की ओर नहीं ली और नहीं ये कहा कि कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई, अब ये माफी मांग रहा है तो मैं इसके पास चली जाती हूं। इसके बाद जो प्रभाकर होता है अपनी सी कोशिश करने के बाद वापस लौट आता है और अपने माता पिता को इन सभी चीजों के बारे में बता देता है। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह इधर उधर बातें करते हैं और बातों के दौरान जो प्राची होती है वह आने से साफ साफ मना कर देती है। अब इतने में ही प्रभाकर की छुट्टियां खत्म हो गई थी, तो उसके बाद जो प्रभाकर होता है वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और वहां पर रहकर ड्यूटी करने लगता है। यह बात जब प्राची देखती है कि वो तो आराम से ड्यूटी कर रहा है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो वह और भी ज्यादा प्रभाकर से चिढ़ जाती है और अपने माता पिता से कहने लगती है कि अब इसका क्या करें, ये तो वहां पर आराम से ड्यूटी कर रहा है और मैं यहाँ पर मायके में बैठी हुई हूँ। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह अब कमांड को अपने हाथों में लेते हैं और अपनी बेटी प्राची को ले जाकर पुलिस में केस करा देते हैं प्रभाकर के खिलाफ कि इस तरह से हमारी बेटी को परेशान कर रहा है और आराम से वहां पर जाकर ड्यूटी कर रहा है। जैसे पुलिस केस होता है तो उसके बाद प्रभाकर को ड्यूटी से वापस आना पड़ता है और वहां पर आकर पुलिस की कार्रवाई कंप्लीट करानी पड़ती है। कार्रवाई के दौरान वह पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं तो इसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। पुलिस वाले प्रभाकर की बात को समझते हैं और उसकी पत्नी को उसके साथ जाने के लिए कह देते हैं। जैसे तैसे करके वो राजीनामा करवा देते हैं और राजीनामे के बाद जो प्रभाकर की पत्नी प्राची होती है वह उसके साथ वहां तो चली जाती है, लेकिन उसके तेवर बिल्कुल भी कम नहीं हुए थे और वहां जाकर अब वो उल जलूल बातें प्रभाकर के माता पिता से कहने लगती है। प्रभाकर के माता पिता प्रभाकर को समझा देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ भी है हम मैनेज कर लेंगे, तू आराम से कल अपनी ड्यूटी चला जा, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो प्रभाकर होता है वहां से अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है, लेकिन पीछे से किसी छोटी सी बात को लेकर जो प्रभाकर की पत्नी होती है वह अपने सास ससुर से बहुत ज्यादा लड़ाई कर देती है और इस लड़ाई के दौरान जो प्राची की सास होती है उससे ये बातें सहन नहीं होती और जैसे उन बातों के बारे में वो उल्टा अपनी बहू को सुनाने लगती है तो उसके बाद उसकी बहू उस पर हाथ उठा देती है। अब जैसी बहू ने सास पर हाथ उठाया था तो सास एकदम से उस पर चिल्लाने लगती है और इसके बाद जो प्राची होती है वहां से रूठकर फिर से मायके में बैठ जाती है। यह बात जैसे प्रभाकर को पता चलती है तो उसे इस बात का बड़ा ही गुस्सा आता है और गुस्से गुस्से में वह अपनी पत्नी प्राची के पास फोन करता है और उसे धमकाने लगता है। कहता है कि देखो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार था, लेकिन तूने जो आज किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तूने मेरी मां पर हाथ उठाए कैसे। इसके बाद प्राची की तरफ से भी कुछ ऐसी वैसी बातें हो जाती हैं और इन बातों के चलते दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए थे तो घर वालों को टाइम मिल जाता है इन दोनों को अलग करने का और इधर जो प्राची के घर वाले होते हैं वह प्राची को प्रभाकर के खिलाफ भड़का देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, हम इस पर दहेज का केस लगा देंगे, हैरेसमेंट का केस लगा देंगे और दुनिया भर के केस हैं जो लड़कियों के लिए कानून बनाए गए हैं, उन सभी का भरपूर उपयोग करके इसकी नौकरी को खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर जो प्राची के घर वाले होते हैं वो प्राची को ले जाकर प्रभाकर के ऊपर केस दर्ज करा देते हैं और इसके बाद सिलसिला चालू होता है तारीखों का और प्रभाकर को टॉर्चर होने का। जब भी कभी उन्हें लगा करता कि प्रभाकर अभी छुट्टी नहीं आएगा और वो काफी दूर है, वहां से आने में उसे काफी तकलीफ होगी, तो उसी समय पर वह अपने वकील से कहकर उसी टाइम की तारीख लिया करते ताकि प्रभाकर ज्यादा से ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो सके और वह फ्रस्ट्रेट हो सके इन सभी चीजों से, क्योंकि उनका मोटिव था कि प्रभाकर को इतना परेशान करना है कि वो अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगे और अपने माता पिता से ताल्लुकात बिल्कुल छोड़ दे। इसके बाद धीरे धीरे केस चलता है और केस चलने के दौरान प्रभाकर कई अलग अलग अदालतों में जाता है और वहां पर कई तरह के फैसले उसे सुनने को मिलते हैं। उन फैसलों का भी वो फॉलो करता है, लेकिन कहीं पर जब उससे कहा जाया करता कि तुम अपनी पत्नी को ले जाओ कोर्ट के थ्रू, तो उसके बाद उसकी पत्नी उसके साथ चली तो जाती, लेकिन वहां पर जाकर पूरी तरह से तांडव रखा करती। अगर मियां बीवी के बीच में छोटी मोटी भी नोकझोंक हो जाया करती तो उसके बाद वह फौरन से पुलिस केस कर दिया करती और दोबारा से अपने मायके वालों के पास जाकर बैठ जाया करती। ऐसा चलते चलते लगभग उन दोनों की जिंदगी के 14 साल कब बीत गए उन दोनों को पता भी नहीं चलता है। जो प्रभाकर की बेटी होती है उसका जन्म भी प्राची के मायके में हुआ था और उसके बाद लगभग 1-2 महीने ही वो अपने पिता के यहाँ पर रही थी, लेकिन बाकी समय में वो प्राची के मायके
मायके में ही रही थी। यानी कि धीरे धीरे 14 साल बीत गए हैं। बिटिया की उम्र 14 साल हो गई है और फिलहाल वो 8वीं क्लास में है, लेकिन अभी तक भी माता पिता का केस चला हुआ है। जब बिटिया बड़ी हो जाती है तो जो माँ प्राची होती है वो अपनी बेटी के दिमाग में भी उसके पिता को लेकर गलत गलत बातें भरती है और कहती है कि तुम्हारा पिता बहुत बेकार है, उसने मेरे साथ ये अत्याचार किया है और उससे तुम बिल्कुल भी बात मत करना, अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे जाए तो उसके सर को फोड़ देना। इस तरह की बातें वो अपनी बेटी को सिखाती है। इधर जो प्रभाकर होता है वह बड़ा ही परेशान है, क्योंकि कई जगह पर जाकर उसने अर्जी लगाई है कि अगर मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, इसका और मेरा तलाक करवा दो, उसके बाद कम से कम मैं अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट तो कर सकता हूं, या फिर मेरी बेटी को मुझे दे दो, मैं उसके सारे अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा। लेकिन यहां पर जो प्राची और उसके घर वाले होते हैं वो इस केस को ज्यादा से ज्यादा उलझा रहे थे और तलाक के एवज में मोटी रकम ऐंठना चाहते थे, और इसी वजह से ये बातें बार बार बदल जाया करती और प्रभाकर इन सभी चीजों से काफी ज्यादा परेशान रहता है। ना तो नौकरी में उसका मन लग पाता है और उसे रात भर ऐसा लगा करता है कि उसकी जिंदगी मानो खत्म ही हो गई हो। इसी वजह से जहां पर वह नौकरी किया करता है वहां पर भी अनुशासन का पालन नहीं कर पाता है और उसके जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उसको नोटिस जारी कर देते हैं कि भाई तुम अनुशासन का पालन नहीं कर रहे, इसका कारण बताओ कि क्या कारण है। तो वह अपने बड़े अधिकारी को बता देता है कि इस तरह से मेरी पत्नी है और उस पत्नी की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान रहता हूं और रात को जब भी मैं सोया करता हूं तो मुझे सपने में मेरी पत्नी दिखाई दिया करती है और वो मुझे तरह तरह से परेशान किया करती है। यह बातें सुनकर अधिकारी भी एकदम से हैरान हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि शायद पनिशमेंट से बचने के लिए ये ऐसी बात कर रहा है। लेकिन जब अधिकारी को पूरी बात के बारे में पता चलता है, जो प्रभाकर है उनको पूरे प्रूफ दिखाता है, तो वो लोग भी इसकी समस्या को समझते हैं। उसके बाद जो इसके अधिकारी होते हैं वो उससे कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, अपना कोर्ट केस पे ज्यादा गौर दे, यहां पर कोई भी परेशानी नहीं है, हम तुम्हारा साथ देंगे इसमें। इसके बाद जो प्रभाकर होता है अपने कोर्ट केस पर गौर देता है और इस कोर्ट केस को हाई कोर्ट में ले जाता है। हाई कोर्ट के जज साहब के सामने जैसे ये कोर्ट केस जाता है तो इसके बाद उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि इन केसों को चलते हुए लगभग 14 साल बीत गए थे। इन दोनों की शादी के बाद मुश्किल से ये 3 से 4 महीने एक साथ रहे थे और उसके बाद से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा तकरारें हो रही हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की बातें किया करते हैं। जज साहब इस बात को देखते हैं, पूरी तरह से फाइल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनके वकील साहबों से बात करते हैं और कहते हैं कि 14 साल से एक केस चल रहा है, वो भी नई नई शादी हुई थी और उसके बाद से ये सभी बातें इतनी खराब कैसे हो गई। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हो सकता है, जरूर इसमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है। इसके बाद जो दोनों पक्षों के वकील होते हैं वो अपनी अपनी तर्क देते हैं और जज साहब बैठकर आराम से उनको सुनते हैं। सारी बातें जो भी एलिगेशन एक दूसरे पर लगाए गए थे वो सारी बातें वो बताते हैं और इसके बाद जब पूरी बात उनके समझ में आ जाती है तो वह वकील साहबों को चुप होने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि अपने अपने जो क्लाइंट हैं उनको यहाँ पर बुलाओ, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो शादी के केवल 4 महीने एक साथ रहने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो गए और अब तक उनका 14 साल हो गए हैं और 14 साल ऐसे व्यतीत हो गए, जबकि इनकी एक बच्ची भी है। अगर इन दोनों के बीच में प्यार नहीं होता तो इनको बच्ची कहां से हो जाती। इसके बाद जो वकील साहब होते हैं अपने अपने क्लाइंट को बुलाते हैं। जो लड़की थी प्राची, उसने एक महिला वकील कर रखी थी और दोनों वकील साहब अपने अपने क्लाइंट को खड़ा करके चुपचाप वहां पर खड़ा हो जाते हैं। जज साहब इनके पूरे केस पर पूरी तरह से गौर दे चुके थे और उसके बाद वह प्रभाकर से पूछते हैं और कहते हैं कि हाँ जी बताइए, देखने से तो आप पढ़े लिखे लग रहे हो और मेरे ख्याल से आप नौकरी भी किया करते हो, तो इसके बाद ऐसा क्या हो गया जो आपकी पत्नी से नहीं बनती है। उसके बाद जो प्रभाकर होता है वो सारी बातें एक एक करके उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे बात है साहब, मैं तो कई बार इसे लेने के लिए गया, लेकिन कई बार ये गुंडों से पिटवाने की धमकी देती है और साथ में जब कभी कोर्ट से मैं इसे लेकर भी गया तो उसके बाद कार्रवाई कर देती है। मैं तो ये चाहता हूं या तो ये मेरे साथ रहने लगे या फिर मुझे छोड़कर तलाक दे दे, कम से कम मैं अपने जीवन को तो आराम से व्यतीत कर सकता हूं। अब जज साहब को प्रभाकर की सारी बातें सही लगती हैं और उन सभी के एविडेंस उसने अपनी फाइल में भी लगा रखे थे। इधर जो प्राची होती है, जज साहब उससे भी पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे क्या दिक्कत है और किस वजह से तुम ऐसा कर रही हो। जज साहब काफी ज्यादा उम्र दराज थे और उसके बाद प्राची भी अपनी अपनी समस्याओं को बताती है और जैसे प्राची की पूरी बात जज साहब सुनते हैं तो उसके बाद मामला उनकी समझ में आ जाता है। इसके बाद जो जज साहब होते हैं वो दोनों पक्षों को समझाने लगते हैं। प्राची से कहते हैं कि तुम ये बताओ, तुम पढ़ी लिखी हो और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुमने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर जो 14 साल थे, यानी कि शादी के बाद के जो अच्छा समय होता है, वो कोर्ट केस में बर्बाद कर दिया। ये 14 साल क्या तुम्हारा कोई वापस ला सकता है?
इस बात को सुनने के बाद प्राची एकदम से खामोश हो जाती है। तभी जो प्रभाकर होता है वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन तभी जज साहब उससे भी यही बात कह देते हैं और उसके बाद जो प्रभाकर होता है वह भी खामोश हो जाता है। इसके बाद जो जज साहब होते हैं उन दोनों को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि देखो, जिंदगी बार बार नहीं मिला करती और जिंदगी के जो 14 साल तुम लोगों ने खोए हैं उनको कोई भी वापस नहीं ला सकता। अब तुम ये बताओ, 14 साल तुम लोगों ने केस लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे से तरह तरह की बातें कही, और इनमें तुम लोगों ने क्या हासिल किया? क्या मिला तुम्हें केस लड़के? केवल वकीलों की फीस भरी और वकीलों की फीस भरने के बाद पैसों का नुकसान ही हुआ है। इसके बाद जो प्रभाकर होता है वो कहने लगता है कि साहब, ये तो मुझसे मोटी रकम ऐंठना चाहते हैं और इसी वजह से बार बार केस किया करते हैं। तभी जो जज साहब होते हैं पहले तो प्रभाकर को चुप करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें तलाक के एवज में पैसे चाहिए? तो जो प्राची होती है वो थोड़ी सी चुप रह जाती है। तभी वो कहता है कि पैसे तुम्हें चाहिए तो तुम ऐसा करो, पूरे पैसे रखो ना, इसके साथ रहकर घर बसाओ और जितनी भी इसकी तनख्वाह आया करती है सारी तनख्वाह को अपने साथ रखो। इस बात को सुनकर प्राची की भी समझ में कुछ ना कुछ आने लगता है। इस पूरे केस के अंदर जज साहब को प्रभाकर की ज्यादा गलती नहीं मिलती, बस स्टार्टिंग में उससे गलती हुई थी, लेकिन उसके बाद वह कई बार इस चीज के लिए उससे माफी मांग चुका था। लेकिन ये सारी बात जो खींचातानी हो रही थी वो प्राची के घर वालों की तरफ से हो रही थी। साथ में प्राची भी उनका भरपूर साथ दे रही थी। अगर वो चाहती तो अपना घर बसा सकती थी। जज साहब प्राची से पूछने लगते कि बताओ, तुम 14 साल बाद कहीं दूसरा घर बसाओगी या फिर इसी के साथ रहना चाहती हो? इस बात का जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी एक बच्ची है जिसका फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो रहा है। इसके बाद प्रभाकर बता देता है कि ये मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ उल्टा सीधा भड़काया करते हैं और कहा करते हैं कि तुम्हारा पिता कहीं भी दिखे तो उसका सर फोड़ देना। इस बात के लिए जो जज साहब होते हैं वो प्राची को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, ये बातें को बच्चों को बताने की होती हैं। मैं मान रहा हूं कि 14 साल उसने दूर रहकर बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब आगे उसकी जिंदगी बर्बाद करना ये तुम्हारा फॉल्ट होगा और तुम अपनी बच्ची को जानबूझकर एक ऐसे गड्ढे में धकेल रहे हो जिससे चाहकर भी वो पूरी जिंदगी भर नहीं निकल पाएगी। इस बात को सुनकर प्राची की समझ में कुछ बात आने लगती हैं और जज साहब ढेर सारी घरगृहस्थी की बातें उन्हें बताते हैं। और यह बातें देखकर जो अदालत के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे, चाहे वो वकील हो या कोई अपनी सुनवाई के लिए आया हो, सभी लोग पूरी तरह से हैरान और हक्के बक्के रह जाते हैं कि जज साहब हों तो ऐसे हों। उन्होंने इतनी बातें की थी उनसे कि उन बातों को करने के बाद जो प्राची होती है वह साफ साफ जज साहब से बोल देती है कि मैं अभी के अभी प्रभाकर के साथ चलने के लिए तैयार हूं, अगर आप चाहो तो मैं अभी के अभी इसके साथ चली जाऊंगी। प्रभाकर कहता है कि साहब, ये बाद में फिर को पुलिस केस कर देगी और दिक्कत हो जाएगी। तो जज साहब कहने लगते हैं कि देखिए, ये जो चीजें आपके बीच में हो रही हैं ये ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ये चीज है कि अगर आप गर्म हो जाओ तो उसको ठंडा होना चाहिए, अगर ये गर्म हो जाए तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। एक तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं पूरी तरह से सही हूं और ये गलत है। ये बात सुनकर जो प्रभाकर होता है उनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और इधर जो प्राची होती है वह भी जज साहब की बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर भी जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि देखो, अभी के अभी तुम्हें साथ नहीं जाना है। सबसे पहले ऐसा करो, अपनी सास ससुर से माफी मांगो क्योंकि तुमने उनके साथ बदतमीजी की है, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े हैं और बड़ों से माफी मांगने में कोई भी बुराई नहीं होती। उनसे बातें करो, बातें करके जब तुम्हें लगे कि हाँ मुझे उस घर में जाना चाहिए तो उसके बाद बता देना, 7 दिन बाद मैं इस केस पर दोबारा से सुनवाई करूंगा। ऐसा कहकर जो जज साहब होते हैं वहां से उन दोनों को भेज देते हैं और जैसे कोर्ट से वो बाहर निकलते हैं तो प्राची प्रभाकर से उसकी मां का नंबर लेने लगती है। यह बात देखकर प्रभाकर को लगता है कि हो सकता है अब मेरा घर बस जाएगा और इसके बाद प्रभाकर अपनी मां का नंबर देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद प्राची वहां से अपने घर चली जाती है और घर जाते ही अपनी सास के पास फोन करती है और फोन पर ही रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। प्राची के सास ससुर घर में बैठकर इसी बात को बतिया रहे थे, लेकिन जैसे फोन आता है और सास फोन को उठाकर सुनने लगती है और उसे पता चलता है कि सामने से प्राची बोल रही है तो यह बात प्राची के ससुर को हजम नहीं होती और वह सोचने लगते हैं कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। ऊपर से जो प्राची है वो रो रो कर उनसे माफी भी मांग रही है। इसके बाद जब सास देखती है कि 14 साल से जिस बहू ने तरह तरह के केस लगा रखे थे वह एकदम से माफी मांग रही है तो उसके बाद सास की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बहू को माफ कर देती है। कहती है कि बेटा, ये छोटी मोटी बातें परिवार के अंदर हो जाया करती हैं, अगर तुम अब सुधरना चाहती हो तो यही सही समय है। इसके बाद जो प्राची होती है अपने पति के आने का वेट भी नहीं करती है और अपने मायके से अपनी 14 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर सीधा अपने ससुराल आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है। जब मां का फोन बेटे के पास जाता है कि तेरी पत्नी यहां पर आकर रह रही है तो ऐसा कर कैसे भी करके छुट्टी ले ले और छुट्टी लेकर एक बार आ जाए यहाँ पे। इसके बाद बेटे को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह सोचने लगता है कि कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं। इसके बाद वह कहता
कहता है कि माँ अभी तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, 7 दिन बाद मेरी कोर्ट में दूसरी तारीख है, तो उस तारीख के लिए मुझे छुट्टी मिलेगी और मैं 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले लूंगा। इसके बाद जो प्राची होती है वो घर के अंदर अच्छी तरह से रहती है। उसकी बेटी भी अपने दादा दादी को पहली बार देखती है और देखने के बाद उनका अनुसरण करती है। दादा दादी अपनी पोती को देखकर बड़े खुश होते हैं और जैसे ही 7 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो प्रभाकर होता है वहां से वापस आता है और वापस आने के बाद इन 7 दिनों की पूरी रिपोर्ट प्रभाकर के पास थी और उसे पता चल गया था कि अब उसकी पत्नी उसके साथ ही रहेगी और बिल्कुल भी उससे गलत व्यवहार नहीं करेगी। इसके बाद वो लोग कोर्ट में जाते हैं, दोनों पति पत्नी, और दोनों अपनी अपनी गलतियों को मानकर जज साहब से कह देते हैं कि जज साहब हमें एक दूसरे को तलाक नहीं देना। इसके बाद प्राची, प्रभाकर और उनकी बेटी उस घर के अंदर अच्छी तरह से रहते हैं। लगभग 3-4 दिन की वो छुट्टी लेकर आया था और उसके बाद जो प्रभाकर होता है अपनी ड्यूटी पर अच्छे से गौर देता है और प्राची अच्छी तरह से उसके साथ समय व्यतीत करती है। फिलहाल प्राची और प्रभाकर को एक बच्चा भी हो गया है जिसकी उम्र 1.5 साल है, लेकिन उस बच्चे को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश हैं। और जो प्राची होती है अब अच्छी तरह से अपने सास ससुर का ख्याल रखा करती और घर के अंदर शांति का माहौल बनाकर रखती है। जो उनकी बच्ची है उसको रिकवर होने में काफी समय तो लगा था, लेकिन फिलहाल वो अच्छे से अपने पिता के साथ व्यवहार किया करती, दादा दादी के साथ व्यवहार किया करती। और जो प्राची होती है अब ज्यादा अपने घर वालों को इन बातों को नहीं बताया करती जो कुछ उसकी ससुराल में हुआ करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।